प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये सब सपना सा लग रहा है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम मुंबई जैसे शहर में आए। मैंने भी कहाँ सोचा था कि हमारा हनीमून यहाँ होगा। अगर वो कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं होता तो हम लोग अपने घर पर होते। वैसे वो लोग बहुत खतरनाक है नंदिनी। प्रॉपर्टी के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं। अगर भैया भाभी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं भैया को एक कॉल कर देता हूँ। तेरी इसकी तो बैटरी चली गई है। सुनो, तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं है। भगवान उनकी रक्षा करें। मैं भी कितना टफर हूँ। इतने रोमांटिक माहौल में कैसे फजूल की बातें लेकर बैठ गए। अच्छा एक बात सुनो, हमारे पास जो गहना और पैसा है, क्या इसे मामले में सुलझ सकता? अब तुम शुरू हो गए। ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं इसे सॉल्व करूंगा, समझी? नंदिनी, यहाँ पर कुल्फी वाला बहुत अच्छी कुल्फी बनाता। कुल्फी खाओगी? अगर तुम खाओगे तो हम भी खाएंगे। यहीं रुकना, मैं 1 मिनट में। अच्छा सुनो, एक ही लेकर आना। आप मुझे टाइम बताएंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ कोई कुल्फी वाले की दुकान है? भैया, वो आपने एक आदमी को देखा है, उन्होंने ब्लू कलर का चेक शर्ट पहना है और ब्लू जीन्स पहनी है। क्या आपने कहीं देखा उनको?
जी, हमारे पति पता नहीं कहाँ चले गए। हम उनको ढूंढ रहे हैं। क्या आपने उनको देखा है कहीं पर? आप यहाँ तो काफी लोग आते हैं, ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, उन्होंने ब्लू कलर का चेक्स का शर्ट पहना है और ब्लू जीन्स पहनी है। आप याद कीजिए ना, क्या आपने उनको देखा है? हाँ, एक सज्जन आए थे थोड़े गोरे गोरे से, वो एक फोन करने आए थे, एक दो कॉल किया, फिर उसके बाद चले गए। कहाँ चले गए? ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ शायद वो यहाँ गए हैं। यहाँ? हाँ ठीक है। देखिए, आपके पति ने आपको इंतजार करने के लिए कहा था, तो आपको इंतजार करना चाहिए था। आप यहां क्यों आ गई? खैर, एक काम कीजिए, आप वापस जाइए। हो सकता है आपके पति अभी भी आपका इंतजार कर रहे हो। देखिए, हमने आपको बताया ना कि हमने वहां पे 2 घंटा वेट किया और उसके बाद हमने उनके बारे में हर किसी से पूछा। जब कुछ पता नहीं चला तभी हम आपके पास आए हैं। तो आप ही बताइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपके पति बालिग है, वो जहां चाहे आ जा सकते हैं। लेकिन वो हमें अपनी पत्नी को इस तरह छोड़ के थोड़ी ना कहीं जा सकते हैं। सर, उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना हुई है, कोई अनहोनी, और हो सकता है कि उनको किसी ने किडनैप कर लिया हो। मात्रे। जी साहब। जू तारा रोड पे कोई एक्सीडेंट की खबर? जी नहीं साहब। तुम जाओ। आप जब इंतजार कर रही थे उस दौरान किसी किडनैपर का कोई फोन फिरौती के लिए? नहीं। तो फिर किडनैपिंग की कंप्लेंट कैसे लिख सकते हैं? मात्रे। जी साहब। मिसिंग की कंप्लेंट लिख लो। आप जाके कंप्लेंट लिखवा दीजिए। जैसे ही आपके पति के बारे में कुछ पता चलता है हम आपको इत्तला कर देंगे, ठीक है? पता चलेगा? यहाँ बैठे बैठे आपको कैसे पता चलेगा अगर आप बाहर जाके उनको ढूंढेंगे नहीं तो? ढूंढेंगे, जरूर ढूंढेंगे। उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? तस्वीर साथ में लेके थोड़ा ना घूमते हैं, होटल में होगी। कौन से होटल में ठहरे आप लोग? एक्सक्यूज मी, क्या ये आप ही के होटल में ठहरी है? जी हाँ, ये हमारी होटल में ठहरी है। क्या बात? तो क्या आपने इनके पति को वापस आते हुए देखा है? इंस्पेक्टर साहब, मेन एंट्रेंस तो सामने ही है और मैंने इनके पति को यहाँ से आते हुए तो नहीं देखा। हाँ, एक एंट्रेंस साइड में है, अगर वहां से आए होंगे तो मुझे पता नहीं। चाबी? चाबी तो उनके पास ही है। आपके पास सर्विस की तो होगी ना? हाँ है ना। अपने पास रखिए। एक काम कीजिए, सबसे पहले दरवाजा खोल के देख लीजिए, शायद आपके पति आपका इंतजार कर रहे हो। चलिए आइए। दरवाजा तो खुला है। हे भगवान, ये सब क्या है? लगता है यहाँ किसी की हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है। जो भी है वो जबरदस्ती अंदर घुसा है क्योंकि लॉक टूटा हुआ है। क्या हुआ? हमारे सारे गहने और पैसे सब गायब हैं। लगता है वो लोग चोरी के इरादे से यहाँ पर आए होंगे। उसी वक्त आपके पति यहाँ रूम में आए होंगे, इसलिए दोनों के बीच हाथापाई हुई हो। शायद वही लोग आपके गहने और पैसे लेके चले गए होंगे। हाँ लेकिन हमारे पति भी तो यहाँ नहीं है। मैम, शायद वो उन लोगों के पीछे गए हो। कहीं उन्होंने हमारे पति को कुछ? हेलो मात्रे। हे भगवान, अब हम उन्हें कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे? मैम, आप एक काम करिए, आप कमांड फोर्स के पास चले जाइए, वो आपके पति को जरूर ढूंढ निकालेंगे। देखिए, हमने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, हम पुलिस में भी गए, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। अब तो बस आप लोगों का ही सहारा है। हम इस शहर में नए हैं और हम किसी को जानते भी नहीं, और हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जो कुछ था सब कुछ चोरी हो गया। क्या आपने इस बारे में आपके घर वालों को खबर की? इतना साहस नहीं जुटा पाए हम। हमारे बाबूजी दिल के मरीज हैं, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
कितना जतन किया था उन्होंने हमारे ब्याह के लिए। कैसे बताएं उनको कि हमारा घर बसने से पहले ही उजड़ गया। देखिए, आप हौसला रखिए, हम आपके पति को जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आप पहले हमें उनके बारे में कुछ बताइए तो सही। उनका नाम सूरज वर्मा है। उनका नाम सूरज वर्मा है। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है। 4 साल से विदेश में ही थे, बस अभी 4 महीने पहले ही वापस आए हैं। आपकी शादी को कितना समय हुआ है? यही कोई 1 सप्ताह। आप उन्हें कब से जानते हैं? यही कोई 2-2.5 महीने पहले एक शादी में मिली थी। इसका मतलब वो आपके गांव के ही है? नहीं, वो भी शादी में ही आए थे। उनका घर तो नागपुर में है। अब हम ये बताइए कि आपकी ये शादी अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपने अपने घर वालों की मर्जी से शादी की थी या फिर भाग के? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारे ब्याह हमारे घर के लोगों के आशीर्वाद से ही हुआ है। वो खुद अपना रिश्ता लेके हमारे आए थे। बेटा बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। वो देखो नंदनी आ गई। आओ बेटा। वैसे नंदिनी ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वैसे गांव में मेरा एक पुश्तैनी मकान है जिसकी देखभाल मेरे भैया यानी ताऊ जी के बड़े बेटे करते। मैं सोच रहा हूं कि गांव में एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्लासेस खोल दूं। जो भी करूंगा, जैसा भी करूंगा, आपसे एक वादा करता हूं कि आपकी नंदिनी को हमेशा खुश रखूंगा। बेटा तुम इतने पढ़े लिखे हो, मेरी बेटी तो सिर्फ 8वीं पास है। मुझे कहां उससे नौकरी करवानी है। वैसे मेरी माँ भी 8वीं पास ही थी और सच कहूं तो आपकी नंदिनी में मुझे अपनी माँ की छवि दिखती है। एक बात कहूं बेटा, नंदिनी को तुम्हारे से अच्छा लड़का कभी नहीं मिल सकता, लेकिन हमारी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं बाबूजी, लेकिन शादी भी मैं एकदम सादगी से करना चाहता हूं। लेकिन बेटा घर गृहस्थी के लिए गहना कपड़ा तो देना ही पड़ता है ना। लेकिन वो सामान मैं घर कैसे ले जाऊंगा? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, बस आप नंदिनी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। देखो बेटा, नंदिनी की मां ने अपनी बेटी के लिए कुछ गहने और कपड़े सहेज कर रखे थे। अब बेटी को मैं खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकता ना बेटा। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए बस। अब जब तुम और नंदिनी एक दूसरे को पसंद करते हो तो ना बोलने वाला मैं कौन होता हूं? अच्छा, तो आप लोग हनीमून के लिए यहाँ आए थे? ये हनीमून तो हमारी मजबूरी थी। हमें तो शादी के बाद सीधे नागपुर जाना था और उसी दिन उनके भैया का कॉल आ गया। लेकिन भैया हम तो वहीं आने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते में सब ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक है भैया, बाय। क्या कह रहे थे भैया? भैया कह रहे थे कि गांव में कुछ गुंडे हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में। उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो उनकी जान पर बनाई। हे भगवान, अब क्या होगा? अभी हमारा वहां जाना ठीक नहीं। भैया कुछ ले दे के मामला सलटाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तो क्या हफ्ता भर में यही रहना होगा? यहाँ नहीं नंदिता, मुंबई चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और अपना हनीमून मनाएंगे। हमको तो लगता है कि उनके दुश्मनों का काम है। उन्होंने ही उनको अगवा किया है उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। देखिए, वैसे प्रॉपर्टी के मामले में दुश्मनों से ज्यादा रिश्तेदार खतरनाक होते हैं। आप उनके वो भैया को जानते हैं? कैसे आदमी है ये?
क्या बताएं कैसे हैं वो लोग तो हमारे ब्याह तक में नहीं आए। उनका पता बताइए। पता? क्यों? उनका पता नहीं है आपके पास? पता तो था हमारे पास और वो उसी सूटकेस में था। हमें लगता है कि गहनों के साथ वो भी चोरी हो गया। कोई फोन नंबर तो होगा? फोन नंबर तो है लेकिन वो भी बंद आ रहा है। आपके ससुराल का नंबर नहीं है आपके पास? हमारे ससुराल में है ही कौन? बताया तो है कि एक भाई है और वो भी दूर के रिश्ते में लगते हैं। हाँ, लेकिन कोई फोटो है मेरे से, शादी की फोटो या फिर एल्बम? है लेकिन सब कुछ गांव में। फिर तो हमें आपके माता पिता को कांटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि आपके पास ना ही अपने पति का कोई फोटो है ना ही घर का पता। तो फिर कैसे कांटेक्ट करेंगे हम उन्हें? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? वो हमें यहाँ छोड़कर गांव जाएंगे क्या? वो यहीं गायब हुए हैं, इसी शहर में। समझे आप लोग? अभिनव, तुम और कैरल जाओ और इनके पति के बारे में हो सके इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। आइए। चीफ, मुझे तो लगता है नंदिनी के हस्बैंड का किडनैप हो गया। ये तो वो इस तरह से गायब कैसे हो सकता है? नहीं साहिल, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसके साथ किसी तरह का हादसा हुआ हो। फिर तो मैं सारे अस्पताल चेक करने होंगे। हो सकता है उसे किसी ने एडमिट कराया। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि नंदिनी के पति को पहचानने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ना ही हमारे पास उसकी कोई फोटो है और ना ही एड्रेस। सबसे पहले हमें उसकी फोटो और उसका एड्रेस हासिल करना होगा। लेकिन कैसे चीफ? शना, तुम एक काम करो, हमारे स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और नंदिनी ने अपने पति का जो हुलिया बताया है उसी के मुताबिक उसका एक स्केच तैयार करवाओ। चीफ, नंदिनी को ना सही, लेकिन उसके घर वालों को अपने दामाद का पता जरूर मालूम होगा। हम कम से कम उनसे तो पूछ ही सकते हैं। हाँ, लेकिन नंदिनी ने बताया था ना कि उनके पिता दिल के मरीज हैं और अगर उन्हें कोई भी सदमा पहुंचा तो वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक तरीका है चीफ, नंदिनी के घर वालों को ये ना बताया जाए कि यहाँ पर नंदिनी के साथ क्या बीता है। किसी और तरीके से सूरज वर्मा के बारे में सब कुछ पता लगाया जाए। गुड, वेरी गुड आइडिया। चाइना, तुम और साहिल नंदिनी के घर जाओ और वहां जाकर सूरज वर्मा के बारे में सारी जानकारी हासिल करो। ओके? ऑलराइट चीफ। जी जी नमस्ते। जी आप? जी, हम लोग शहर से आए हैं। सूरज बाबू के दोस्त ने हमें यहाँ भेजा है उनसे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा, लेकिन दामाद जी तो घर पे नहीं है, वो शहर गए हैं। शहर जा चुके हैं? जी आप कौन हैं? मैं रामखिलावन जी की पत्नी हूँ। आप दामाद जी के मित्र हैं? जी नहीं, हम उनके मित्र नहीं हैं, उनके मित्र के मित्र हैं। अच्छा अच्छा। दरअसल उन्होंने हमें किसी काम से यहाँ भेजा है। वो तो घर पे नहीं है, शादी के एक हफ्ते बाद ही वो यहाँ से चले गए थे। कहाँ, कहीं घूमने चले गए हैं या? जी हाँ जी हाँ, बाहर जाने का कार्यक्रम तो बनाया है। पहले मुंबई जाने का कह रहे थे और वहां से सीधा वो अपने गांव चले जाएंगे। नागपुर? जी। फिर तो हमें भी नागपुर जाना पड़ेगा। लेकिन हम नागपुर जाएंगे कैसे? हमारे पास तो एड्रेस भी नहीं है ना। अरे
एड्रेस तो मिल जाएगा ना। क्यों अम्मा जी? अब आपके पास तो नागपुर का एड्रेस होगा ना? एड्रेस दिया तो है, कहीं लिख के रखा है, लेकिन आप उन्हें फोन क्यों नहीं कर लेते? अब फोन नहीं, नहीं, फोन हमने किया था, दरअसल उनका फोन लग नहीं रहा है। अच्छा, आप रुकिए, हम देखते हैं कहीं लिख के तो रखा है। अब जी सुनिए, आपके पास सूरज बाबू को कोई फोटो मिल जाता तो उन्हें पहचानने में बड़ी आसानी हो जाती। फोटो? अरे आप उन्हें पहचानते नहीं? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि हम उनके मित्र के मित्र हैं, कभी पर्सनली उनसे मिलना हो नहीं पाया, इसीलिए अगर फोटो मिल जाए तो पहचानने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, फोटो होगा तो वो भी दे देंगे, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, जब आप दामाद जी से मिलोगे ना तो उनसे कहिए कि हमारी बेटी से बात करवा दे, उसकी आवाज सुनने के लिए हम तरस गए। जी जरूर। अब फोटो? हाँ हाँ, देखती हूँ। गड़बड़ करते तो कौन बज रहा है तुम्हारा? हेलो, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बोले क्या बात है? रेलवे ट्रैक के पास हमें एक लाश मिली है। अच्छा, तो एक्सीडेंट केस लगता है, लेकिन मर्डर भी हो सकता है। लाश बुरी तरह से कुचली जा चुकी है, मरने वाले के चेहरे भी पहचाने नहीं जा सकते, लेकिन उसकी जेब में से हमें एक बटुआ मिला है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी है। लेकिन ये सब बातें आप हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि ये वही आदमी है जिसका आपको तलाश है। मात्रे, वो पर्स लेके आओ। सूरज वर्मा? सूरज वर्मा? कहीं ये सूरज वर्मा ही तो नंदिनी का पति नहीं है? तुम लोग आ गए? कोई खास खबर मिली नंदिनी के घर से? नंदिनी के घर से तो कुछ खास बात पता नहीं चली है चीफ, लेकिन हमें पुलिस स्टेशन से फोन आया था और इंस्पेक्टर ने हमें मिलने के लिए बुलाया था। कोई खास वजह? हाँ जी, जब हम इंस्पेक्टर से मिलने के लिए गए तो उसने हमें बताया कि उन्हें एक जली हुई लाश मिली है। उस लाश का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन हाँ, उसकी जेब में एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जिस पर सूरज वर्मा का नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है चीफ कि ये कैसे पता लगाया जाए ये लाश सूरज वर्मा की है या नहीं। शाना, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इस केस में उलझनें बढ़ती जा रही है और इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि नंदिनी को यहां बुलाया जाए, उसे वो लाश दिखाई जाए, और अगर नंदिनी सूरज वर्मा की पत्नी है तो पत्नी होने के नाते वो अपने पति को पहचानने में कभी भी कोई गलती नहीं करेगी। तुम दोनों जाओ और फौरन नंदिनी को यहां बुलाओ। मूव फास्ट। ऑलराइट चीफ। ये आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बताइए ना, कुछ पता चला क्या उनका? देखिए,
हमें आपके पति के बारे में कुछ पता नहीं है। ये तो पुलिस को एक लाश मिली थी। डेड बॉडी मतलब? आप इस लाश को एक बार देख लीजिए, हो सकता है आप इसे पहचानती हो। क्या आप मुझे किसकी लाश दिखाने लाए? किसकी लाश? देखिए, घबराइए मत, हो सकता है ये लाश किसी और की हो। हम एक बार तसल्ली करना चाहते हैं। वैसे चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है, इसलिए अगर आप इसके कपड़े और बॉडी देखकर आइडेंटिफाई करें तो बेहतर होगा। देखिए, हमें इनके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है, जिस पर इनकी फोटोग्राफ भी है। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। कितनी अजीब बात है, हमें इनके पति की तस्वीर भी मिल गई और पता भी, लेकिन उसके मरने के बाद जी कहिए, किससे मिलना है आपको? ये घर सूरज वर्मा का ही है। जी हाँ, आप लोग कौन है? हम कमांड फोर्स से हैं। सूरज वर्मा आपका रिश्तेदार है? रिश्तेदार? मैं उनकी धर्म पत्नी दीपा वर्मा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम उसकी वाइफ कैसे हो सकती हो? कैसे मतलब? शादी हुई है हमारी। और ये औरत कौन है? अरे ये ऐसे कैसे बोल रही है? क्योंकि हफ्ता भर पहले सूरज वर्मा ने इससे भी शादी की। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मेरे पति कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं अभी अपने पति को आपके सामने लाकर खड़ा करती हूँ, सब पता चल जाएगा कि सच क्या है। I'm really sorry मैम, लेकिन वो आपको कुछ नहीं बता सकते कि वो अब इस दुनिया में नहीं। क्या? जी हाँ, एक ट्रेन एक्सीडेंट में वो अपनी जान गंवा चुके हैं। यही इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को कुछ पता भी है? दीपा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? देखिए ना, ये लोग कैसे पागलों जैसे बातें कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में नहीं है, और साथ में आपकी पत्नी को भी लेकर आए हैं। क्या बात है, कौन है आप लोग? कमांड फोर्स। और आपकी तारीफ? मैं तो सूरज वर्मा हूँ। अगर आप सूरज वर्मा है तो ये कौन है?
ये लाइसेंस तो मेरा ही है, लेकिन ये फोटो किसकी है? मैं इस आदमी को नहीं जानता। कौन है ये? नंदिनी जी, ये जो भी कोई है, लेकिन एक बात तो साफ है, आपके पति का नाम सूरज वर्मा नहीं था और ना ही वो इस पते पर रहता था। चीफ, जो सूरज वर्मा की लाश हमें मिली है उसके फिंगरप्रिंट्स हमारे क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करते हैं। एक्चुअली वो सूरज वर्मा नहीं है। What do you mean? मेरा मतलब ये है चीफ कि वो लाश एक राजन मिश्रा नाम के आदमी की है। छोटी मोटी चोरी चकारी के जुर्म में वो कई बार जेल जा चुका है। He's a pickpocketer, जेब कतरा है। शाना, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि नंदिनी का पति कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बल्कि एक जेब कतरा था। जरा ये तो सोचो कि जब उस औरत को ये पता चलेगा कि सूरज वर्मा उसका पति नहीं है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? वो ये सब जानती है। नागपुर में हमें वो सूरज वर्मा मिला जिसका वो ड्राइविंग लाइसेंस था, मगर उसका चेहरा वो नहीं था जो नंदिनी के पति सूरज वर्मा का था। इसका मतलब ये कि राजन मिश्रा ने कभी ना कभी सूरज वर्मा का पर्स मारा होगा और उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे अपना फोटो चिपकाकर बन गया वो सूरज वर्मा। राजन मिश्रा? कौन राजन मिश्रा? राजन मिश्रा वही है जिसकी लाश हमें मिली है। उसके फिंगरप्रिंट से उसकी शिनाख्त हो चुकी है। वो एक जेब कतरा है। जेब कतरा? पिक पॉकेटर? लेकिन वो एक कंप्यूटर इंजीनियर का नाटक कैसे कर सकता है? शाना, इस राजन मिश्रा की जितनी भी डिटेल्स हमारे क्रिमिनल डेटा में है वो सारी डिटेल्स मुझे फौरन चाहिए। ऑलराइट चीफ। अच्छा, ये राजन मिश्रा है। लेकिन लाइसेंस पे जो फोटो थी वो तो इनके पति की थी। नहीं, ये हमारे पति नहीं है, ये तो कोई और है। कहीं इस राजन मिश्रा ने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल तो नहीं दिया? नो, नॉट पॉसिबल कैरल, क्योंकि लाश के चेहरे पर कहीं भी सर्जरी का कोई भी एविडेंस नहीं है। फिर ये चक्कर क्या है कि लाश का चेहरा इनके पति का नहीं किसी और का है और जो नाम इनके पति का है वो भी किसी और का है। आखिर है कौन इनका पति? और वो लाइसेंस उस लाश के पास कैसे आया? अभिनव, लाइसेंस नहीं, पर्स। तुम भूल रहे हो कि मरने वाला एक जेब कतरा था और उसने इनके पति की जेब से पर्स मारा होगा और उसी पर्स की वजह से हम ये समझते रहे कि मरने वाला इनका पति है। इसका मतलब हमारे पति जिंदा है? लगता तो ऐसे ही है। देखिए, आपका पति जो कोई भी है और वो अपना नाम और पहचान छुपाकर आपको धोखा दे रहा है, वो जहां कहीं भी हो उसे हम ढूंढ निकालेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जरा याद करके बताइए, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप हमें बताना भूल गई? आपके पति किसी भाई से बात करते थे ना? क्या उसका नंबर देखा था कभी आपने? नहीं, वो नंबर तो उनके मोबाइल में सेव था। उस दिन जब आप लोग घूमने गए थे तो क्या उस बीच उन्होंने कभी भी अपने भाई को फोन किया था? नहीं, उस दिन तो उनका फोन बंद था क्योंकि बैटरी नहीं थी। लेकिन हाँ, वो फोन वाला आदमी बोल रहा था कि उन्होंने कहीं फोन पे बात की है। फोन वाला? कौन फोन वाला? हाँ, उसने यहाँ से कोई कॉल तो किया था, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसने कौन सा नंबर लगाया था। तुम अपने रजिस्टर में सारे फोन कॉल्स के रिकॉर्ड तो रखते होगे? हाँ,
मैं रखता हूँ, लेकिन हाँ मुझे पक्का टाइम याद नहीं है कि उन्होंने कब कॉल किया था। हाँ लेकिन इतना मालूम है उन्होंने कोई एसटीडी कॉल किया था। एसटीडी कॉल्स? मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत सारे एसटीडी कॉल्स किए जाते होंगे। आप एक काम कीजिए, मुझे उस दिन का सारा रिकॉर्ड चाहिए, वो दे दो। नंदिनी ने हमें जो टाइम बताया है उसके हिसाब से उस 1 घंटे में उस फोन बूथ से सिर्फ एक एसटीडी कॉल किया गया, उल्लासनगर के मैरिज ब्यूरो में। इसके मालिक का नाम है ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश गुप्ता, मैरिज ब्यूरो। हमारे सूरज वर्मा के बड़े भैया ये गुप्ता जी ही हैं। देखिए आजकल अच्छे पढ़े लिखे लड़के मिलते कहाँ हैं? मिलते भी हैं तो उनकी डिमांड बड़ी बड़ी होती है। समझते हैं ना आप मेरी बात को? देखिए, इसीलिए तो हम आपके पास आए। एक लौती बहन है हमारी, पाई पाई जोड़कर 20-25 लाख तो जमा किए हैं। कैसी बातें करते हैं आप? आज के जमाने में 20-25 लाख से क्या होता है ना जी? लड़के वाले तो मुंह खोलकर मांगते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हैं। कुछ एनआरआई लड़के भी हैं जो बस एक अच्छी लड़की की तलाश में हैं। हाँ, खुशी से आप अपनी बहन को कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हमें भी ऐसा कोई लड़का दिखाइए। देखिए, जितना भी पैसा जमा किया है सब न्यौछावर कर देंगे। जी बिल्कुल, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लड़का बढ़िया है। हाँ जी, ये अच्छा है। क्या नाम है इनका? अच्छा ये विनय है, विनय सिंह। पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर है। आप कहें तो आपकी मीटिंग अरेंज करवा देते हैं। आप भी लड़के को देख लीजिए, लड़का आपकी बहन को देख लेगा। है ना अच्छी बात? बढ़िया। अरे आ गए वो। आइए आइए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। विनय जी, ये है रामचरण जी और ये उनकी धर्म पत्नी। और रामचरण जी, ये है विनय सिन्हा जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर आई। आइए ना विराजिए। हाँ, बैठिए, प्लीज। आपकी बहन कहाँ है? उन्हें तो बुलाइए। जी जी, बुलाते हैं। अरे राम प्यारी, जरा आना। जी, बैठो। ये है हमारी बहन राम प्यारी। बेचारी बहुत बदनसीब है। देखिए, हम आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहते, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि राम प्यारी की पहले एक बार शादी हो चुकी है, लेकिन वो लड़का बहुत ही कमीने टाइप का निकला। मतलब अब क्या बताएं आपको? ब्याह के 1 सप्ताह बाद ही वो कलमुहा हमारे सारे पैसे और गहने लेकर गायब हो गया। और ये बेचारी बड़ी भोली है, समझती रही कि किसी ने उसको उठा लिया है या फिर वो मारा गया है। बड़ी नादान है ये। खैर छोड़िए ये सब बात। अरे राम प्यारी, इन्हें अपना सुंदर मुखड़ा तो दिखाओ।
मिस्टर विनय सिन्हा उर्फ सूरज वर्मा, अब पता चला हम किस कमीने के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्योंकि यही इसका धंधा है, गांव की भोली भाली लेकिन पैसे वाली लड़कियों से शादी करना और फिर उसके सारे गहने और पैसे लेकर चंपत हो जाना। और इस काम में गुप्ता जी इसकी मदद करते थे। लड़कियां ढूंढते हैं गुप्ता जी। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इसे नहीं जानता। पूरे गांव के सामने की थी ना आपने हमसे शादी। आप इस तरह मुकर नहीं सकते। बहुत सी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से बच जाओगे तुम? हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। ये वो गहने हैं जो गुप्ता के घर से बरामद हुए हैं और इनमें नंदिनी के पिता के दिए हुए गहने भी हैं। नंदिनी, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे माफ कर दो प्लीज। आज तक तुमने शादियां तो बहुत कर ली, लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ गया है ससुराल जाने का। साहिल, अरे सैम, बेटी सब ठीक हो जाएगा। आपकी बेटी तो हमने आपके हवाले कर दी है और बहुत जल्द आपके गहने और रुपए भी आपको मिल जाएंगे। उस सब का हम क्या करेंगे? हमारी दौलत तो ये है, हमारी बेटी। काश लोग भी आप ही की तरह अपनी बेटियों को दौलत समझे, बोझ नहीं कि जिसे छुटकारा पाने के लिए वो किसी भी अनजान आदमी के पल्ले उसे बांध देते। आप भी ध्यान रखिए, शादी ब्याह के मामले में लड़के लड़की की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए। नंदिनी तो जिंदा बच गई, लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रुपयों की लालच में शादी कर लेते हैं और फिर अपने जीवन साथी की हत्या कर देते हैं ताकि वो एक नया शिकार ढूंढ सके। और इसीलिए अगर आपको सुरक्षित रहना है तो सावधान रहिए।